हेलो स्टूडेंट्स, मैं आईके आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं YFCC के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं 1853 के चार्टर एक्ट की। सबसे पहले जानेंगे इस एक्ट को लाने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या थे। 1853 का समय आते आते कंपनी का जो शासन था उसके प्रति लोगों में असंतोष व्याप्त हो गया था। तो यहाँ पे कंपनी का जो प्रतिक्रियावादी शासन था उसको समाप्त करने की मांग उठ रही थी। तो कंपनी के शासन में सुधार करने के उद्देश्य से तत्कालीन भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा एक रिपोर्ट बनाई गई और उसको प्रस्तुत किया गया ब्रिटेन की सरकार के समक्ष। तो ब्रिटेन की सरकार ने तत्कालीन विधायिका को सशक्त करने के उद्देश्य से और उसको विस्तारित करने के उद्देश्य से ये एक्ट लाया। अब हम जानेंगे इस एक्ट के प्रमुख प्रावधानों के बारे में। इस एक्ट के प्रमुख प्रावधानों को हम 5 बिंदुओं के अंतर्गत कवर करेंगे, जो इस प्रकार हैं। इस एक्ट का पहला प्रावधान था विधायी और प्रशासनिक कार्यों का पृथक्करण। जो विधायी और प्रशासनिक कार्य होते थे उनकी जिम्मेदारी गवर्नर जनरल और उनकी परिषद पर होती थी अब तक, लेकिन इस एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के जो कार्य थे प्रशासनिक और विधायी, इनको अलग अलग कर दिया गया। प्रशासनिक कार्य है उनकी जिम्मेदारी गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के अंतर्गत ही रखी गई, जो 6 सदस्यीय निकाय होता था। इसके 6 सदस्यों में एक सदस्य के रूप में गवर्नर जनरल खुद होता था। इसके अलावा एक कमांडर इन चीफ होता था और 4 अन्य सदस्य जो कि गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य होते थे। चौथा जो सदस्य है वो विधि सदस्य के रूप में था, जिसको इस एक्ट के माध्यम से पूर्ण सदस्य का भी दर्जा दिया गया था। अब बात करते हैं इसके विधायी कार्यों के बारे में। विधायी कार्य की जिम्मेदारी पुनः से गवर्नर जनरल और उनकी परिषद जो 6 सदस्यीय निकाय था इसके ऊपर होने के साथ साथ इसमें 6 नए पार्षदों को जोड़ा गया। इन्हें विधान पार्षद कहा गया। तो इस तरह से यह टोटल 12 सदस्यीय निकाय हो गया जो विधायी संबंधी या कानून बनाने संबंधी कार्य करता था। इसे केंद्रीय विधान परिषद कहा गया था। जो नए 6 पार्षद जोड़े गए थे जिन्हें विधान पार्षद कहा गया था, ये जो सदस्य होते थे उसमें होते थे एक कलकत्ता जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट था, उसका मुख्य न्यायाधीश होता था। एक अन्य न्यायाधीश होता था, वो भी कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट से ही होता था। इसके अलावा इस एक्ट की प्रमुख बात है कि इसमें सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया गया। तो इस प्रकार जो 4 सदस्य होते थे उनका चुनाव बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाता था और इस प्रकार इस बॉडी को केंद्रीय विधान परिषद के नाम से पुकारा गया। यहां जानने लायक यह बात भी है कि विधान परिषद की इस शाखा ने छोटी संसद की तरह कार्य किया। इसमें वही प्रक्रियाएं अपनाई गई जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थी। इस प्रकार विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना गया, जिसके लिए विशेष मशीनरी और प्रक्रिया की जरूरत थी। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि विधान परिषद का कार्य देश के लिए विधि बनाना तो था, किंतु इस विधि को अधिनियम बनने के लिए गवर्नर जनरल की अनुमति आवश्यक थी। ऐसी विधियों को गवर्नर जनरल वीटो शक्ति का यूज करके कैंसिल भी कर सकता था, वो उसके पास पावर ऑलरेडी मौजूद थी। इस एक्ट का दूसरा प्रावधान था कंपनी के शासन का विस्तार कर दिया गया। 1833 के चार्टर एक्ट में कंपनी के शासन को 20 वर्षों के लिए बढ़ोतरी की गई थी। तो यहाँ पे 1853 आते आते यह समय पूरा हो रहा था। हालांकि इसमें कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया गया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार इस 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से दिया गया। लेकिन पूर्व के अधिनियमों के विपरीत इसमें किसी निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया था। तो इससे स्पष्ट था कि संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता था। तीसरा प्रमुख प्रावधान था विधि सदस्य को पूर्ण सदस्य का जो है दर्जा दे दिया गया। कार्यकारिणी परिषद में जो विधि कानून सदस्य होता था उसको परिषद में पूर्ण सदस्य का दर्जा इस एक्ट के माध्यम से दे दिया गया था। अर्थात परिषद की बैठकों में भाग लेने के साथ साथ मतदान का अधिकार भी उसे दे दिया गया था। इससे पहले वह सिर्फ परिषदों की बैठकों में भाग ले सकता था, उसे मतदान का अधिकार नहीं होता था। चौथा महत्वपूर्ण प्रावधान था निर्देशक मंडल जो है, जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नाम से हम जानते हैं, के सदस्यों की संख्या में कमी कर दी गई। इनकी संख्या अब तक जो है 24 थी, लेकिन इस एक्ट के माध्यम से इस संख्या को घटाकर 18 कर दिया गया। उनमें से भी 6 सदस्य जो हैं वो उन्हें जो है क्राउन द्वारा मनोनीत करने का प्रावधान इस एक्ट के माध्यम से किया गया था। पांचवा प्रमुख प्रावधान था सिविल सेवकों हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया गया। इस प्रकार कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए नामजदगी के स्थान पर प्रतियोगिता परीक्षाओं को आधार बनाया गया। हालांकि 1833 में भी जो है सिविल सेवकों हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ करने की कोशिश की गई थी, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो है विरोध करने के कारण से
उस समय ये प्रावधान लागू नहीं हो पाया था, लेकिन इस प्रावधान को 1853 के एक्ट द्वारा जो है लागू कर दिया गया था। और इसी संबंध में 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में जो है एक मैकाले समिति की भी नियुक्ति इस एक्ट के अंतर्गत जो है की गई थी। तो ये 5 प्रमुख प्रावधान थे जो इस एक्ट में लाए गए। 1853 का चार्टर एक्ट है वो ब्रिटिश भारत में कंपनी के अधीन शासन व्यवस्था के अंतर्गत लाया गया अंतिम चार्टर एक्ट भी था। आज का 1853 का चार्टर एक्ट यहीं समाप्त होता है। थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे।